न्यायालय ने दंड दिया हो तो दोस्तों वो अपील की जा सकती है 7 वर्ष या अधिक का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो दोस्तों वो मामला था केशवानंद भारती का मामला, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो दोस्तों वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो दोस्तों ये है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो दोस्तों ये रिट होती है परमादेश रिट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों वो रिट होती है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संरक्षण होता है उच्चतम न्यायालय। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों मूल अधिकारों के संरक्षक होते हैं भारत के न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों मूल अधिकारों के संरक्षक यहाँ पर हुए न्यायपालिका। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं जब तक 62 वर्ष की आयु के वो न हो जाए, यानी कि 62 वर्ष की आयु होने तक वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। तो दोस्तों हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है उच्चतम न्यायालय। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो दोस्तों ये मामला हुआ था गोलकनाथ का मामला, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित कर दी। बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरा मामला भी है केशवानंद भारती का मामला। इससे भी जुड़े प्रश्न एग्जामिनेशंस में जरूर आते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जो समादेश जारी किया जाता है उस समादेश को कहा जाता है बंदी उपस्थापक। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों वो राज्य है कर्नाटका, वो राज्य है महाराष्ट्र और गोवा, जहाँ पर साझा उच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के पदों को सुशोभित किया है? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है, और उनका नाम है के.एस. हेगड़े। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों ये रहते हैं 65 वर्ष तक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये समादेश होता है अधिकार परीक्षा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों वो राज्य जिनके लिए एक ही उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब स्टेट है वो। अब इनके उच्चतम न्यायालय का नाम आपको बताना है कि इनके उच्चतम न्यायालय का नाम क्या है इन स्टेट्स के न्यायालयों का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो दोस्तों वो याचिका होती है अधिकार परीक्षा रिट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम
महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी लीला सेठ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? तो दोस्तों वो न्यायालय काम करता है अंतर्राज्यीय विवाद के मामले में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार है होता है? तो दोस्तों वो रिट जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है, तो दोस्तों वो रिट है अधिकार परीक्षा रिट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम है लीला सेठ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो दोस्तों एक तो होता है उसमें मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों ये बने रहते हैं 65 ईयर्स की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं? तो दोस्तों न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको निर्णय विधि के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करते हैं न्यायपालिका। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? उस रिट का नाम आपको बताना है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध ही लागू की जा सकती है। तो दोस्तों वो रिट है परमादेश रिट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों ये एज है 65 ईयर्स की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ऐसा एक आर्टिकल अपने संविधान में है जिसके तहत कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है अर्थात अभिभावक है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय संरक्षक या अभिभावक है मूल अधिकारों के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों वो है महान्यायवादी जो संसद का सदस्य न होने के बावजूद भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उन्हें उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदनों के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों वो उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जिनको पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। रिट जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा।
ए ऑप्शन इस प्रश्न में सही होगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अभिरक्षक की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो दोस्तों वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी इन्हें ये संसद को संबोधित कर सकते हैं। ये अधिकार इनको प्राप्त है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो दोस्तों जिला न्यायाधीश अधीन होता है उच्च न्यायालय के नियंत्रण के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए कथन है एक तो वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं। फिर नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये तीनों यहाँ पर कथन मैंने आपको सुना दिए हैं। तब इनमें से जो कथन सही नहीं है वो सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। तो दोस्तों वो नियुक्ति नहीं करते हैं, वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की ही नियुक्ति करते हैं। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत है, बाकी सारे ही सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो दोस्तों न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत न्यायपालिका का अध्यक्ष है? तो दोस्तों भारतीय न्यायपालिका के अध्यक्ष है सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो दोस्तों इन्हें अधिकार है भारत के किसी भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक यौन सुविधा संबंधों को कानूनी करार दिया? तो दोस्तों ये दिया गया था दिल्ली उच्च न्यायालय में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? तो दोस्तों सुरक्षापाय जो है स्वाधीनता का वो है सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों एक रिट जारी की जाती है कोई उच्च न्यायालय द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश है 31। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1773 के विनियामक अधिनियम के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1916 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? तो दोस्तों ये पदाधिकारी रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो दोस्तों ये संबंध है कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो दोस्तों वो अंतिम प्राधिकार है भारत की उच्चतम न्यायालय को। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? तो दोस्तों वो संभालते हैं महान्यायवादी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जनहित याचिका का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, इसका मतलब होता है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो दोस्तों ये शक्ति आती है मूल क्षेत्राधिकारिता के अधीन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो दोस्तों इसका पर्यवेक्षण किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है बाल विवाह से।
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जारी करती है। तो दोस्तों वो जारी करती है प्रतिषेध। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आता है राजद्रोह। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो दोस्तों वो भारतीय हैं न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? तो दोस्तों वो रिट होती है हेबियस कॉर्पस रिट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत में देश में प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों ये प्रस्तावित किया गया था केशवानंद भारती केस के मामले में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था यूएसए में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो दोस्तों वो है निजता का अधिकार, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है लेकिन भारत के जो अधिकार है जिसकी संविधान में बिल्कुल भी गणना नहीं हुई है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो दोस्तों किसी राज्य के राज्यपाल को शक्ति नहीं है विधानसभा स्थगित करने की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों वो प्रावधान नहीं है राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? तो दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें द्विसदन विधायिका नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो दोस्तों वो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों राज्य की विधान परिषद के जो सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं उन सदस्यों की संख्या होती है 13। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है? तो दोस्तों किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये निलंबित किया जा सकता है 11 महीने की अवधि तक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के किसी राज्य के विधान परिषदों को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? तो दोस्तों किसी राज्य की विधान परिषदों को जो बना सकता है या समाप्त कर सकता है वो होते हैं राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो दोस्तों इसकी अधिकतम निर्धारित संख्या है 500। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल की पूर्वानुमति से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों वो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि क्या है? तो दोस्तों राज्य विधान परिषद की सदस्यता की जो अवधि रहती है वो रहती है 6 वर्ष। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। विधानसभा के सदस्य, तो दोस्तों विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका हिस्सा होता है 1/12 भाग।
जो स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो दोस्तों ये आरंभ किया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो दोस्तों ये अध्यादेश लागू रहता है 6 सप्ताह की अवधि तक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? तो दोस्तों ये काम करता है सरकार के माध्यम से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों ये रह सकता है अधिकतम 6 महीने तक राज्य सरकार के मंत्री। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ पर कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। तमिलनाडु में बन चुकी है, राजस्थान में बन चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी बन चुकी है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो दोस्तों ये प्रयोग करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो दोस्तों ये टाइम होता है 14 दिनों का, जिसके बाद इसे दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो दोस्तों ये अधीन होता है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या की, तो दोस्तों ये होती है 1/3 होनी चाहिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों वो राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, तो दोस्तों 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों ये ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो दोस्तों वो सिफारिश कर सकते हैं, एक तो मुद्दा दिया है यहाँ पर राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन के मुद्दे पर, राज्य विधानसभा के विघटन के मुद्दे पर या राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। तो दोस्तों इन कोडों के आधार पर हमें बताना है कि कौन से मुद्दे के आधार पर ये किया जा सकता है। तो दोस्तों वो मुद्दा होगा, एक तो होगा राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मुद्दे पर, राज्य विधानसभा के विघटन के मुद्दे पर और राज्य संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा के समय में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अपना, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? तो दोस्तों इनके विवेकाधिकार सीमित है विधायकों को स्वीकृति देने तक। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो दोस्तों राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो विधानसभा द्वारा मिनिमम 6 सप्ताह के समय में पारित करना होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो दोस्तों वो दृष्टिकोण है सामाजिक दृष्टिकोण, जिसमें राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो दोस्तों मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती।
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं राष्ट्रीय आयोग के सदस्य। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों उनका नाम है सुचेता कृपलानी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है राज्यपाल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो दोस्तों वो राज्य है जम्मू और कश्मीर, जहां का विधानमंडल द्विसदनीय है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा है, उसे यूटी बना दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। बाद में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्य के राज्यपाल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है संघीय सरकार के नाम से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब बदला गया? दोस्तों पहले तमिलनाडु जो स्टेट है उसका नाम था मद्रास, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया 1969 में और इसका नाम रखा गया तमिलनाडु। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो? तो दोस्तों वो राज्य है नागालैंड, जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों वो है उप प्रधानमंत्री। इस पद की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्र सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों इसका निहितार्थ होता है, एक तो होता है केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, और दूसरा होता है कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों उस संस्था का नाम हमें बताना है जो जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वो संस्था है उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो दोस्तों ये अनुशंसा हुई थी, और ये अनुशंसा हुई थी धर आयोग अनुशंसा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से किसी राज्य की राजभाषा है? तो दोस्तों वो है कश्मीरी, जो किसी एक राज्य की राजभाषा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नोक्त राज्यों में से कौन सी राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो राजधानी क्षेत्र जो योजना परिषद में शामिल नहीं है वो राजधानी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों यानी कि अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो दोस्तों इनकी ज्यादतियों यानी कि अतिरेक की जांच की जाती है न्यायिक समीक्षा द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो दोस्तों ये प्राधिकरण है वित्त आयोग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो दोस्तों वो राज्य है गोवा, जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? तो दोस्तों अवशिष्ट अधिकार निहित होते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो दोस्तों वो प्राधिकारी है वित्त आयोग। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्य के शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तब। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबोधित करता है, तो दोस्तों वित्त आयोग संबोधित करता है केंद्र और राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्ति के वितरण कर और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत के बारे में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है, तो दोस्तों ये लागू होता है जम्मू कश्मीर पर, जिसे अब हटा दिया गया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है, तो दोस्तों वो अधिकार दिया है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो दोस्तों जो कर संविधान द्वारा पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है वो कर होता है रेलवे के लिए किराए तथा भाड़े पर कर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो दोस्तों अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है कुल जनसंख्या के उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है, तो दोस्तों ये परिपुष्ट करता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को परिपुष्ट करता है, लेकिन अब ये अनुच्छेद अस्तित्व में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट अधिकार क्या है, तो दोस्तों अवशिष्ट अधिकार है वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, तो दोस्तों वो राज्य है केरल, जहां पर पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सरकारी आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, तो दोस्तों ये शक्तियां निहित है जनगणना में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं, तो दोस्तों भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार होते हैं केंद्र में निहित। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य संबंधी सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है, तो दोस्तों उन अवशिष्ट मामलों का विधि निर्माण कौन कर सकता है, तो दोस्तों वो कर सकती है केवल संसद। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, तो दोस्तों शिक्षा आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर के जो गवर्नर होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है, तो दोस्तों इनमें संविधान में कश्मीरी, सिंधी, डोगरी और संस्कृति चारों ही भाषाएं विनिर्दिष्ट है, तो ऐसी एक भी भाषा नहीं है इन ऑप्शंस में से जो ना हो, तो दोस्तों इस ऑप्शन का कोई भी, इस क्वेश्चन का कोई भी करेक्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है, तो दोस्तों वो है भारत की जनता। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा गया है, तो दोस्तों वो राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसे भारत का पहला भाषाई राज्य कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वो आता है शिक्षा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो दोस्तों वो राज्य है नागालैंड, जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी, तो दोस्तों वो वर्ष था 1975 का जिसमें आपात की स्थिति लागू की गई। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है, तो दोस्तों वो है आंतरिक आपात की स्थिति। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है, तो दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है, तो दोस्तों वो राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसे भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत
अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अवशिष्ट अधिकार है उनका मेन अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये अवशिष्ट अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की संवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों संवर्ती सूची की धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जिस निकाय का गठन किया जाता है वो निकाय होता है वित्त आयोग। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो विषय है शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ये जो है हमारे संविधान की संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों संघ राज्य की प्रमुख विशेषता होती है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों कर्नाटक का एकीकरण किया गया था 1956 में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? दोस्तों वो समिति थी सरकारिया आयोग जिसने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो दोस्तों वो वर्ष था 1956 का जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो दोस्तों वो समिति जिसकी रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी वो समिति है और उस समिति का नाम है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों आधारित लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से और पंचायती राज प्रणाली से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों वो संघ जो राज्य क्षेत्र में नहीं आता है तो दोस्तों वो है नागालैंड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कोठारी समिति ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में कितने राज्य है? तो दोस्तों संघ में राज्य है 29। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो दोस्तों वो बढ़ जाती है संघवाद शासन व्यवस्था में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति में सदस्य हैं 22। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, अब नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वें अनुसूची में शामिल की गई? तो दोस्तों वो संशोधन हुआ था 92वां जिसके तहत बोडो और डोगरी दोनों भाषाएं 8वें अनुसूची में शामिल कर ली गई। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो दोस्तों वो वर्ष था 1963 जिसमें नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था जहां की राजभाषा है इंग्लिश। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इन्हें हटाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो दोस्तों इसकी अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के
निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो दोस्तों चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है 4 वर्ष की अवधि के लिए। सी ऑप्शन इस कर सकता है। तो दोस्तों चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है 4 वर्ष की अवधि के लिए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा।